डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गजाला फातिमा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर कोर एकेडमी पर आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज हम अपने प्रोग्राम अचीवर्स टॉक में आपके साथ लेकर आए हैं आतिफ वकार साहब को, जिन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 819 रैंक हासिल की है। तो हमारे साथ मौजूद है आतिफ वकार साहब, जो जामिया RCA के स्टूडेंट रह चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस बार भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बड़ी धूम मचाई है। 31 स्टूडेंट ने कामयाबी हासिल की है और पूरे दयारे शौक में जश्न का माहौल है। तो उसी जश्न में हम आपको भी शामिल करना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है आतिफ वकार साहब। आतिफ वकार साहब, मैं आपका अपने इस शो में खैर मकदम करती हूँ और बहुत मुबारकबाद कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतिफ वकार साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताएं, अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो आप वो पेश करें। जी, मेरा नाम आतिफ वकार है और मेरा ताल्लुक जमशेदपुर झारखंड से है। मेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और मेरी जर्नी जो UPSC की प्रिपरेशन की थी वो मैं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स दिए और उसके बाद मैं साइमल्टेनियसली स्टेट PCS का एग्ज़ाम भी देता था। तो बिहार के में 67 BPSC में मुझे वीडियो के पोस्ट पे मैं जहानाबाद में पोस्टेड था। उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस बार UPSC में भी सिलेक्शन हो गया है। और फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो अम्मी अब्बू टीचर हैं, भाई हाफिज़ कुरान है और मेरी जो सिस्टर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। अच्छा, तो यानी कि आपके घर में एजुकेशन का माहौल है, तो आपको घर में बहुत अच्छा माहौल मिला पढ़ने पढ़ाने का। आपने बचपन से अपने पेरेंट्स को पढ़ते पढ़ाते देखा। आप ये बताइए, जामिया RCA में आप कब आए थे? मैं 2021 में आया था एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो आप जामिया RCA में कितने साल रहे? ये मेरा तीसरा साल है। तीसरा साल, यानी कि आप 3 साल रहे। तो आप एक बात ये बताइए, जामिया RCA में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका लेवल क्या होता है? एग्जाम कैसा, आसान होता है या मुश्किल होता है, वो कैसा होता है? देखिए, लेवल तो यूजुअली काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, क्योंकि दिल्ली एज अ सेंटर रहता है और दिल्ली में मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं UPSC की प्रिपरेशन दिल्ली से करें। तो काफ़ी फॉर्म्स आते हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं और सीट्स भी कम रहती है। सीट कितनी है जामिया RCA में? यूजुअली 95 to 100 इंटेक रहता है हर साल, न्यू इंटेक रहता है। ऐसे टोटल कैपेसिटी 250 का है। तो 150 पुराने बच्चे रहते हैं जो प्रीलिम्स मेंस दे रहे हैं, जो लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिए हैं, और 100 नए बच्चों को इंटेक किया है। यानी कि हर साल 100 नए बच्चे आते हैं और बाकी जो पहले से रह रहे हैं तो 200 से 250 बच्चे। तो जब जामिया RCA में आप रह रहे होते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जामिया RCA में? यहाँ एक इंटीग्रेटेड पूरा प्रोग्राम है। तो जैसे रेसिडेंशियल कम कोचिंग फैसिलिटी है, तो यहाँ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए वो देंगे वो लोग। फिर आपको मेंटरशिप देते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। जैसे मेंस के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ऑप्शनल के लिए वो देते हैं। इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू अरेंज कराते हैं और पर्सनल गाइडेंस मिलता है। तो ये एकेडमिक पर्पस हुआ। नॉन एकेडमिक में देखा जाए तो हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, मेस फैसिलिटी मिलती है और लगभग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ मेस का नॉमिनल चार्ज लगता है और उसके अलावा जो कोचिंग फैसिलिटीज है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि एक बार अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तो दिल्ली जैसे शहर में जो बहुत महंगा रहना खाना और कोचिंग जो महंगे हैं वो सबसे आप फ्री हो जाते हैं पूरी तरह से। काफी बड़ी एक परेशानी होती है, खास करके उस तबके के सोसाइटी के लिए जो उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं करता। और दिल्ली जैसे महंगे शहर में बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप देखिए कि 1 साल का खर्च जो होता है, तो अगर कोचिंग सिर्फ ही देखे तो 1.5 से 2 लाख कोचिंग होता है और उतना ही रहने और खाने का हो जाता है। जी, लगभग उतना ही हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हाँ, ये जामिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके फॉर्म कब आते हैं? इसके फॉर्म प्रीलिम्स के एग्जाम से कुछ दिन पहले, जैसे अभी चल रहा है, अभी फॉर्म आए हुए हैं, इसका वक्त चल रहा है। तो मार्च के आसपास ओपन हो जाता है, वेबसाइट पे शो हो जाता है, इसी के आसपास रहता है। तो सीट्स भी काफ़ी हैं, 100। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे स्टूडेंट के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी कामयाबी है आपके लिए तो, और हम सब के लिए, हम सब दयारे शौक वालों के लिए, और तो बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे बीच से हैं और इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की और इतनी कम उम्र में। और उससे पहले आप ऑलरेडी जॉब में थे, BDO की पोस्ट पे थे। तो ये बताइए कि जब रिजल्ट आया तो आपने कैसा महसूस किया? सबसे पहले किसे ये खुशखबरी सुनाई?
देखिए काफी लंबा सफर होता है, तो और काफी उम्मीदें ज्यादा रहती है लोगों जी। 6 अटेम्प्ट था चूंकि आपका, तो डेफिनेटली 6th अटेम्प्ट था, तो उम्मीदें काफी ज्यादा थी। हमें पता चल गया था रिजल्ट आने वाला है, कुछ लम्हों में आने वाला है, तो मैं रूम पे था। ऐसे आरसीए में फायदा होता है कि सारे फ्रेंड्स को पता होता है रिजल्ट आने वाला है, कौन कौन दिया, तो वो लोग खुद चेक करके आपको बता देते हैं। मुझे बताया तो मैं सबसे पहले घर पे कॉल किया, तो अम्मी काफ़ी खुशी, तो इमोशनल हो गई थोड़ा अम्मी, अब्बू फिर एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर दिए घर पे, तो काफ़ी खुशी था। और कभी कभी तो इतना बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि एक ड्रीम होता है, बचपन से मैं भी देखते आ रहा था, एक ड्रीम था मेरे लिए कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। यानी कि आपको बचपन से ये था कि आपके पेरेंट्स को कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है? जी, बचपन से तो मेरा उतना चाहत नहीं था, लेकिन मेरे फादर मदर चाहते थे कि सिविल सर्विसेज के लाइन में हम जाएं। मेरा खुद का पर्सनल इंक्लिनेशन जब ग्रेजुएशन में मैं था तब ज़्यादा मैं सीरियसली उसके बारे में सोचने लगा, बट स्टिल एक टिल्टेशन तो था ही कि सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो चाहा उसे पा लिया, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे कि अब आप ये बताइए, जैसे कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या ऐसे तो हुआ नहीं, 6 अटेम्प्ट में आपने बहुत मेहनत की है और वो भी जॉब में रहते हुए, तो ये पीरियड आपके लिए कैसा था? बहुत डिप्रेशन वाला था या आप इसको कैसे लेते थे? इस पीरियड को कैसे आपने पार किया 6 अटेम्प्ट को? देखिए ये तो जब रिजल्ट आता था तो आपको कैसे, आप बहुत ज्यादा मायूस होते थे या अपने आप को फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करके और नई उम्मीदों के साथ तैयारी करते थे, क्या करते थे आप? जी डेफिनेटली, जैसे 6 अटेम्प्ट था तो इससे पहले मुझे 5 फेलियर्स मिले थे जी। तो ये बहुत अहम सवाल है। जैसे बाकी जो बच्चे होते हैं जो अभी तक सक्सीड नहीं करते, सक्सीड कर लेते तो दूसरा डोमेन हो जाता है, लेकिन जब नहीं सक्सीड कर पाते हैं तो उनको 2 चीज़ ख्याल में रखना चाहिए। एक है कि रिजल्ट अगर आपका खराब हो तो आपको उस वक्त ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना चाहिए, आप थोड़ा वक्त दे अपने आप को समझने, हफ्ता भर महीना भर, उसके बाद आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट है उसमें इंट्रोस्पेक्शन का आता है, जो मैं अपने साथ बार बार करता था। इंट्रोस्पेक्शन इन द सेंस कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी बिल्कुल, और अगर जब तक आप वो कमी को रेक्टिफाई नहीं करोगे और उसको ठीक नहीं करोगे तो आप एग्जाम में सक्सीड नहीं कर पाओगे। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना, आपकी गलती को पहचानना और उसको ठीक करके आगे जाना, तो वही एक बहुत बड़ा जो पॉइंट होता है जो बच्चे मिस करते हैं। अगर वो कर ले तो काफी हद तक ड्यूरेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि हमें ही कोई गलती रह गई होगी, कोई कमी, कि हम उस लेवल को क्रॉस नहीं कर सके। तो यानी कि आप हमेशा फेलियर होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहे और कामयाबी में आपके कदम चूमे। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि ये यूपीएससी में इतना बड़ा मार्केट है ना, गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस अवेलेबल है इंटरनेट में भी, अब सोशल मीडिया में भी, तो बेहतर होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई अपने सीनियर्स या आपके जो सीनियर्स रहे हैं जो सिलेक्टेड है, आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। मिस गाइडेंस की वजह से बहुत सारे बच्चे, मेरा अभी 1-2 अटेम्प्ट मिस गाइडेंस की वजह से बर्बाद हो। जैसे आप जान रहे हैं कि जब मैं आरसी आया था तो मुझे गाइडेंस मिलना, प्रॉपर गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो गया था। यहाँ से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, तो उनके कॉन्टैक्ट में था तो मुझे पता चल रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो कोई सीनियर के गाइडेंस पर रहे तो बेहतर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जूनियर्स की इस तरह के गाइडेंस के लिए हमेशा रहेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपको कि गाइडेंस पे रहना चाहिए, और आप तो उसकी मिसाल हैं, तो मेरे ख्याल से आपको तो और ज्यादा लोगों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि आप खुद मिस गाइडेंस के शिकार हुए कहीं ना कहीं। तो ये एक अच्छी बात है आपकी। और बताइए, आपको जामिया आरसीए कैसा लगा? ओवरऑल जामिया का, आप क्या यहाँ के बाकायदा तौर पे पहले भी स्टूडेंट थे या सिर्फ जामिया के आरसीए के ही स्टूडेंट थे? नहीं, मैं जामिया के लिए ही आया था और इससे पहले मैं ग्रेजुएशन धनबाद झारखंड से किया। यानी कि आपकी जो पहले एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक वो आपके झारखंड में हुई, आप यहाँ आरसीए में ही आए? जी। आरसीए में मैं खास करके 2 चीज़ का और एम्फेसिस करना चाहूँगा जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। जैसे मैं एक वक्त दूसरे इंस्टीट्यूट में भी था, तो 2 चीज़ जो है कि सबसे पहला है कि यहाँ मेंटरशिप अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे मेंटर्स एज अ मेंटर वो मुझे रख रहे हैं। तो एज अ मेंटर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं तो उनको आरसीए में, यहाँ जामिया आरसीए में कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हर साल बच्चे जाते हैं तो आइड करते हैं बच्चों को, तो जो बाकी जगह नहीं मिल पाता है। वहाँ पे टीचर्स प्रोफेसर मिल जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो मेंटर्स होते हैं वो नहीं मिल पाते। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है आरसीए में कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर चीज़ का आपको जो प्रॉब्लम होगा कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल कैंडिडेट पे कस्टमाइज्ड इंडिविजुअल, जैसे जिनका जो ऑप्शनल है उस ऑप्शनल के मेंटर वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको पर्सनली आपको बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम एड्रेस हो जाता है। और क्योंकि वो कस्टमाइज्ड है तो आप डायरेक्टली उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि मेरा पर्टिकुलर जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको एड्रेस कर देते हैं।
तो यानी कि जामिया आरसीए आने के बाद जो कमियां होती हैं वो सारी, या जो भी आपको जरूरतें होती हैं जामिया आरसीए वो तमाम चीजें पूरी करता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और आप हम सब के लिए खुशी के मकाम है। आपके लिए, आपके पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद। और अगर आप हमारे लर्नर्स को, व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के ताल्लुक से तो आप दे सकते हैं। एक छोटा सा और सवाल, वो तो लास्ट में हम रखेंगे। आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में था? सिविल इंजीनियरिंग में था। सिविल इंजीनियरिंग। तो आपका मेंस में वही रहा होगा? नहीं, मैं ऑप्शनल चेंज कर लिया था। मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन था। ओके। रीजन ये था कि ओवरलैपिंग टॉपिक ज्यादा था यूपीएससी में। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मुझे जीएस के साथ ओवरलैपिंग सिलेबस नहीं था, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो चलिए ये भी अच्छी बात है। तो बहुत मुबारकबाद। तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। एक छोटा सा जो आप मैसेज चाहते हैं, और पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि मैं एक शेर कहूँ आपके लिए, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और शायद आपके पेरेंट्स ने आपसे यही उम्मीद की थी और आप उतार भी लाए, बस थोड़ा सा वक्त लगा। तो ये वक्त भी इसलिए कि उससे हम सबको, हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को सबक हासिल करनी चाहिए कि 6 अटेम्प्ट आपने किए तब जाके आपका क्वालिफाई हुआ। जबकि जॉब में रहते हुए इतनी देर में तो लोग छोड़ देते हैं कि आप वीडियो, एक अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर रैंक की वो भी पोस्ट है कि मैं तो ऑलरेडी हूँ, अब क्या बहुत हो गया, बहुत दे लिया। कितने बच्चे रास्ते से वापस लौट जाते हैं। आप उनके लिए मिसाल है कि आप सेटल होते हुए भी आपने अपना जो मकसद था, आप चाहते तो आप सेटल हो गए होते कब के उसी जॉब में। और वीडियो की जॉब बहुत अच्छी है, वो भी ऑफिसर रैंक की जॉब है, लोग उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। और उस जॉब के में होते हुए भी आपने अपने जो असल आपका मकसद था उसे याद रखा। तो शायद आपको स्वर्ग लाना था जमीन पे, तो वो ले आए आप। तो इसके लिए आप और आपके वालिदैन बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक छोटा सा मैसेज अपने जूनियर्स को, खासकर जो यूपीएससी एस्पायरेंट है, उनके लिए आप देना चाहें तो जरूर। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो मैसेज मैं देना चाहूँगा वो 2 मैसेज रहेगा। पहला चीज़ कि आप हमेशा बड़ा एम कीजिए, क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है कि एम जो गोल सेट करते हैं बहुत छोटा करते हैं और लाइफ में डूएबल है। सेकंड चीज़ जो इसी से लिंक्ड है वो है कि आपका, अगर आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो और आपका अप्रोच सही है तो कोई भी एम आप सेट कर रहे हो तो वो डूएबल हो सकता है। आपको उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। और जैसे आपने एक बहुत अच्छा नज़्म शेर के साथ ये किया, तो मैं उसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि गालिब साहब का एक शेर है कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो यही एक मैसेज रहेगा। और जैसे आपने एक और चीज़ कहा कि ख़ास करके ये मुझे भी बहुत लिंक होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लिंक होता है कि बहुत सारे जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है और क्योंकि रिगरस एग्जाम है तो फेलियर्स भी मिलते हैं। तो उसके लिए मैं एक लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा। ज़िद्दी मतलब अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ज़िद पे आना पड़ेगा और उसके साथ आपको वो चीज़ को डिलीवर करना पड़ेगा। जब तक आप डिलीवर नहीं कर रहे हो आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा और वापस फिर से आना होगा। और जब तक नहीं हो पाता उसको आपको सक्सेस गोल अचीव करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए इंशाल्लाह हम फिर किसी उसमें मुलाकात करेंगे। और आपकी मेंटरशिप में मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम देखें और आप इस सिलसिले को हमेशा से रखें। कहीं पर भी बहुत सारी सूरतें हैं रखने के लिए, आप इस तरह के अपनी मेंटरशिप जारी रखें ताकि आपके तरह ही जो हमारे छोटे बहन भाई हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपकी मेंटरशिप हमारे लिए रहेगी, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए। तो इंशाल्लाह हम फिर कभी किसी शो में आपको लेकर आएंगे जो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप अपनी जर्नी के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स के सवालात होंगे आपसे वो भी इंशाल्लाह हम कोई प्रोग्राम करेंगे उसमें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।